वो कहते हैं ना, इश्क मुश्क प्यार व्यार किसी से छुपाए नहीं छुपते। ईशा की डेब्यू फिल्म का शूट खत्म होते होते उसके लिंकअप की खबरें हर जगह वायरल होने लग गईं। और होती भी कैसे नहीं, उस टाइम तक इनकी नजदीकियां भी तो बढ़ चुकी थीं। अब इन्हें 2 वैनिटी वैन की जरूरत नहीं लग रही थी और ये दोनों सिर्फ मौके ढूंढने लगे थे एक दूसरे के साथ अकेले होने के। हद तो तब हो गई जब एक बार चलते सीन में इन दोनों ने बिना स्क्रिप्ट की जरूरत के ही एक दूसरे को किस कर लिया और इसे इम्प्रोवाइजेशन का नाम देते हुए दोनों ने इस अच्छी खासी फैमिली फिल्म को सेंसर बोर्ड से यू सर्टिफिकेट दिलवा दिया। फिल्म का शूट खत्म हो गया और फाइनली फिल्म स्क्रीनिंग का दिन आ गया। ईशा और आर्यन के लिए आज का दिन बहुत खास था, स्पेशली ईशा के लिए, क्योंकि ये उसकी पहली फिल्म होने वाली थी। उसका डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसने अपनी कार फिल्म स्क्रीनिंग के वेन्यू से कुछ दूर खड़ी करवाई और वहां से आर्यन को फोन किया। ईशा के फोन आने से आर्यन स्क्रीनिंग को छोड़कर ईशा के पास उसकी कार में पहुंचा। आर्यन के आते ही ईशा ने उसके ड्राइवर को कार से जाने का इशारा कर दिया और वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। ईशा कार में बस चुपचाप बैठी रही। ईशा, क्या हुआ? ऑल गुड? आई एम स्कैर्ड। आई अंडरस्टैंड, नॉर्मल है, मगर डरो मत, सब ठीक ही होगा। ट्रस्ट मी, एवरीवन इज गोइंग टू लव यू। डू यू लव मी? ये कैसा सवाल है? हमें साथ में 2 महीने हो चुके हैं और तुमने अभी तक मुझे प्रपोज नहीं किया। ईशा, मुझे लगा कि हमें इन सब की जरूरत नहीं है। जरूरत है। टेल मी, डू यू लव मी? ईशा के इस सवाल का जवाब आर्यन नहीं दे पाता और ईशा से नजरें चुराने लग जाता है। आर्यन को नजरें चुराता देख ईशा अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाती है और उसे पागलों के जैसे किस करने लग जाती है। आर्यन भी सब भूल कर ईशा को किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि उन्होंने महंगे डिजाइनर कपड़े उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए पहने हैं और जंगलियों जैसे एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं। उस सुनसान सड़क पर वो कार इस तरह हिल रही थी कि मानो कुछ देर में फट ही जाएगी। अंदर कार की बैक सीट पर जरा सी जगह में ईशा और आर्यन एक दूसरे से लिपटे हुए थे और इतना खो गए थे कि एक दूसरे को जोर से बाइट करते हुए भी उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा था। ये भूल ही गए थे कि उन्हें उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग में जाना है। मगर एकदम से इन दोनों के फोन साथ में बजने लगे, जिससे इन्हें ये याद आता है कि आज इनकी फिल्म की स्क्रीनिंग भी है। दोनों हाफते हुए एक दूसरे से दूर होते हैं और अपने अपने कपड़े ठीक करने लगते हैं। कपड़े ठीक करते हुए ये एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, बेस्ट सेक्स एवर। और ये कहकर दोनों हंसने लग जाते हैं। वो दोनों जल्दी से तैयार होकर अपनी फिल्म स्क्रीनिंग में चले जाते हैं, मगर इस कार में वो सवाल पीछे छोड़ देते हैं जो ईशा ने आर्यन से पूछा था। नॉर्मली लोग ईशा जैसी लड़कियों को डेस्परेट कह देते हैं, जो बिना किसी ऑफिशियल कमिटमेंट के भी किसी लड़के के इतने क्लोज हो जाती हैं। मगर उस वक्त जब आर्यन ईशा से नजरें चुरा रहा था, तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि बहुत समय बाद उसे कोई ऐसी खुशी मिली है जिसके एग्जिस्टेंस में होने से उसे खुद पर शर्म नहीं आ रही, और इसलिए आर्यन को अनकंफर्टेबल करके वो उसकी इस खुशी को खोना नहीं चाहती थी। कार से निकलकर जगमगाती रोशनी में हजारों कैमरा फ्लैशेस के बीच आर्यन और ईशा फिल्म स्क्रीनिंग वेन्यू के रेड कार्पेट पर चलकर आते हैं, मगर एक साथ नहीं, अलग अलग। मीडिया रिपोर्टर्स पागलों जैसे उनके फोटोज लेने लग जाते हैं और उनसे सवाल जवाब करने लगते हैं। सारे शोर शराबे के बाद सब फिल्म देखने के लिए थिएटर स्क्रीन में चले जाते हैं। फिल्म जगत के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स सब इस फिल्म को देखने आते हैं और फिल्म की जमकर तारीफ करते हैं। सब लोगों को फिल्म अच्छी लगती है और उनके रिएक्शंस देखकर ईशा मन ही मन बहुत खुश होती है। इतना टाइम डिप्रेशन में रहने के बाद ईशा को जेन्युइनली अच्छी फीलिंग आ रही थी और वो फाइनली किसी भी बात को लेकर लो फील नहीं कर रही थी। स्क्रीनिंग के बाद सब ईशा और आर्यन की तारीफ करने उनके पास आ रहे थे
और उन्हें स्पेशल फील करवा रहे थे। इस सब के बाद बारी आती है एक बार फिर से मीडिया इंटरैक्शन की, जहां ईशा और आर्यन साथ में एज द लीड कास्ट ऑफ द फिल्म मीडिया को इंटरव्यू देने जाते हैं। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि मीडिया के कैमरे से कुछ नहीं छुपता। उन दोनों को देखते ही मीडिया उन पर टूट पड़ती है और उनसे फिल्म के बारे में सवाल करने की जगह उनकी गर्दनों पर दिख रहे लव बाइट पर सवाल करने लगती है। ईशा और आर्यन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और इसलिए वो मीडिया के सवालों से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और दबी हुई नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। उस वक्त तो आर्यन मीडिया को कुछ न कुछ जवाब देकर वहां से खुद को और ईशा को निकाल लेता है। मगर उसके बाद उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में मीडिया में बहुत सी बातें फैल जाती हैं और उनकी गर्दनों पर दिख रहे लव बाइट्स को अब हिंदुस्तान के हर दूसरे घर के टीवी पर दिखाया जा रहा था। आधी रात में कृष्णा कपूर और उसकी टीम के सारे एचओडीज उनके ऑफिस में मिले, क्योंकि कल उनकी इतनी बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली थी और आज रात लीड एक्टर्स की लव बाइट्स हर एक घर में दिखाई जा रही थी। हर कोई परेशान था, क्योंकि ऐसे एक्टर्स की फिल्म देखने हिंदुस्तान की कोई भी फैमिली नहीं आएगी। थिंक समथिंग, अगर न्यूज में ऐसी खबरें चलती रही तो कोई हमारी फिल्म देखने नहीं आएगा। इस न्यूज को सबसे पहले फैलने से रोको। कृष्णा की ये बात सुनकर मार्केटिंग टीम का एचओडी दबी आवाज में बोलता है, सर इट्स टू लेट। कल रिलीज है और सारे न्यूज चैनल्स पर ये पिक्चर्स पहले ही फैल चुकी हैं। हम अगर ये न्यूज हटवा भी देते हैं तो ये किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर लोग देखते जरूर रहेंगे। तो क्या करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नो सर, फिल्म से ईशा और आर्यन का एक इंटीमेट सीन लीक कर देते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? पहले ही मीडिया में हमारी इमेज गलत जा रही है, तुम उसे और खराब करने को बोल रहे हो। तुम्हें मालूम है ना कि एक फैमिली पिक्चर है। सर, हमारी करंट इमेज देखकर कोई भी फैमिली ऑडियंस तो हमारी ये फिल्म देखने आएगी नहीं और रातों रात हम हमारी इमेज ठीक भी नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना हम उस ऑडियंस पर ध्यान दें जो हमारी फिल्म की खराब इमेज की वजह से ही देखने आएगी। यूथ को अट्रैक्ट करते हैं सर। मार्केटिंग टीम के एचओडी की ये बात सुनकर कृष्णा कपूर कुछ सोच में खो गया। उसे ये आइडिया सुनने में इतना भी खराब नहीं लगा, पर अगर ये आइडिया नहीं चला तो उसके बेटे की इमेज पूरी इंडस्ट्री में खराब हो सकती थी। पर अगर ये फिल्म चल गई तो लोग कुछ ही दिनों में ये कंट्रोवर्सी भूल जाएंगे और तब तक कृष्णा कपूर अपना बैंक बैलेंस भर चुका होगा। ठीक है, मगर पूरा सीन लीक मत करना। देखने वालों के अंदर एक्साइटमेंट जगाकर उन्हें तड़पता छोड़ देना, जिससे वो बचा हुआ सीन देखने थिएटर में आए। कृष्णा की ये बात सुनकर मार्केटिंग के एचओडी के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई और वो काम पर लग गया। कृष्णा कपूर अभी भी इस फैसले पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं था और अब कल सुबह का इंतजार कर रहा था, ये देखने के लिए कि उसकी इस हरकत का क्या अंजाम होता है। प्लान के अनुसार फिल्म का एक सबसे इंटीमेट सीन आधा लीक कर दिया गया। अगले दिन सब थिएटर्स में लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर फिल्म का ओपनिंग शो बिल्कुल ही खाली गया। कृष्णा कपूर और उसकी टीम हताश हो गई। ईशा भी अपनी पहली फिल्म का परफॉर्मेंस देखकर उदास थी। देखते ही देखते दिन बीते जा रहा था, मगर फिल्म के पहले 2 से 3 शोज ऐसे ही खाली खाली गए। सब लोग ये उम्मीद हार चुके थे कि फिल्म के शाम वाले शो में लोग आएंगे, मगर सबकी उम्मीदों से अलग थिएटर की ऑक्यूपेंसी बढ़ती गई और रात का शो ऑलमोस्ट हाउसफुल हो गया। ये देखकर हर किसी के मन में एक बार फिर फिल्म के चलने की उम्मीद जाग गई। अगले दिन तो कमाल ही हो गया। फिल्म के पहले शो से आखिरी शो तक हर शो हाउसफुल जाने लगा और इस देश का यूथ इस फिल्म को बार बार देखने आने लगा। इस चीज का कोई कितना भी क्रेडिट क्यों ना ले ले, मगर लोग असल में तो सिर्फ ईशा को देखने आ रहे थे, क्योंकि वो इस फिल्म में इतनी अच्छी लग रही थी कि उसे देखने के लिए हिंदुस्तान का यूथ पागल हुए जा रहा था। देखते ही देखते ये फिल्म ब्लॉकबस्टर करार हो गई और ईशा रातों रात यूथ आइकन बन गई। उसका और आर्यन का रिलेशनशिप भी सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड करने लगा, जिसकी वजह से उन दोनों को साथ में बहुत सी मूवीज भी ऑफर हो रही थीं। तो अब ईशा की इतनी अच्छी चल रही जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो आज वो एक छोटी सी जेल के रूम में बंद है और उसे चाहने वाले सभी लोग उसके खिलाफ हो गए हैं।
फिल्म की सक्सेस के बाद ईशा की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। हर बड़ा ब्रांड उसे अपनी एड के लिए साइन करना चाहता था और फिल्म स्क्रिप्ट्स तो उसके पास इतनी आ रही थी कि दिन भर बैठकर सिर्फ स्क्रिप्ट्स भी अगर पढ़े तो भी खत्म नहीं होंगी। रातों रात इतनी सक्सेस देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि चीजें कैसे मैनेज करे। उसके हर एक कदम पर आर्यन उसके साथ था और ऑलमोस्ट उसकी सारी चीजें मैनेज किया करता था। आर्यन ने अपनी मैनेजर प्रिया को ईशा की भी जिम्मेदारियां सौंप दी थी और वो खुशी खुशी उन दोनों की मैनेजर बन चुकी थी। प्रिया के आने से ईशा की जिंदगी बहुत सॉर्ट हो गई थी और कहीं ना कहीं उसका बॉन्ड आर्यन से ज्यादा अच्छा प्रिया के साथ बनने लगा। प्रिया और ईशा बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। प्रिया को रिपोर्ट तो आर्यन को करना पड़ता था, मगर फन और टाइम पास करने के लिए वो ईशा के साथ पब्लिक की नजरों से छुपकर मैकडॉनल्ड्स में सॉफ्टी आइसक्रीम खाने जाया करती थी। हद तो एक बार तब हो गई जब आधी रात में ईशा का कुछ क्रेजी सा करने का मन करा और उसके दिमाग में ये करने के लिए सबसे पहला नाम प्रिया का ही आया। उसने उसे रात में 3 बजे कॉल करा और कहा, हेलो, जाग रही हो? यस मैम, अब जाग रही हूँ। गुड, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैम, रात के 3 बज रहे हैं। पता है मुझे, और पहले ना ये मैम मैम करना बंद करो। कितनी बार कहा है, कॉल मी ईशा, वी आर फ्रेंड्स। ईशा, सो जाओ ना। तुम तो कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो गई। मैं लखनऊ से हूँ, यकीन मानो ईशा, मैं अभी भी बहुत फॉर्मली बात कर रही हूँ। ये हुई ना बात, मेरी लखनऊ की शेरनी। चलो अब तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम 10 मिनट में बांद्रा से मलाड नहीं आ सकती। मुझे 10 मिनट ग्राउंड फ्लोर से तुम्हारे फ्लोर तक आने में लगेंगे। क्या मतलब? मैं पहले से तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ी हूँ। अरे अरे अरे, क्या हरकत है ये? प्रिया ये कहती ही है कि उसके घर की डोरबेल बज जाती है। दरवाजे पर ईशा मुस्कुराते हुए खड़ी थी और उसे मुस्कुराता हुआ देख प्रिया को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा था जैसे मानो अभी उसका खून कर देगी। रात के 3:45 बजे ईशा प्रिया को बैठाकर मुंबई की खाली सड़कों पे अपनी BMW ऐसे भगा रही थी जैसे आज या तो ये BMW नहीं या तो वो दोनों नहीं। प्रिया डर के मारे चिल्ला रही थी और भूल चुकी थी कि ईशा से उसका कोई प्रोफेशनल रिश्ता भी है। क्या भोकाल मचा रखे हो आधी रात में, थोड़ा धीरे चला लो। अगर राह चलते किसी को ठोक ठुका दिया तो तुम्हारे बाप भी तुम्हें ना बचा पाएंगे। ये सुनकर ईशा गाड़ी स्लो कर लेती है और प्रिया की ओर गुस्से से देखती है। प्रिया को रियलाइज होता है कि उसने भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा ही कह दिया है और उसे ईशा के पापा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए था। बाप से तो हमको वैसे भी उम्मीद नहीं है बे। ये सारा भोकाल तो हम हमारे वकील विक्रम अंकल के भरोसे मचा लेते हैं। अब अपना सीट बेल्ट लगा लो, ये फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। और ये कहकर ईशा फिर से फुल स्पीड में कार भगाने लगती है और उसके बगल में बैठकर प्रिया भगवान से सिर्फ उस रात खुद को जिंदा रखने की प्रार्थना करती है। कितनी अजीब बात है, जो लड़की आज ईशा से खुद को बचाने की प्रार्थना कर रही थी, उसे क्या पता था कि एक दिन उसे ईशा को बचाने के लिए अपनी ही जान देनी पड़ेगी। देखते ही देखते समय बीतता चला जाता है और ईशा को इंडस्ट्री में अब 3 साल पूरे हो चुके थे। इन 3 सालों में ईशा 5 फिल्में कर चुकी थी, जिसमें से 2 फिल्में आर्यन के साथ थी। उनकी पहली फिल्म के प्रीमियर के बाद से इनकी जिंदगी और इनके एटीट्यूड में बहुत कुछ बदल गया है। अब ईशा की लाइफ में प्रायोरिटीज बदल चुकी थीं और वो अभी किसी रिलेशनशिप से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी। और दूसरी तरफ आर्यन की जिंदगी में ईशा की अहमियत अब पहले से बहुत ज्यादा थी। अब इसे आदत लगना कहें या प्यार, आर्यन अपनी जिंदगी ईशा के बिना इमेजिन नहीं कर पा रहा था और उसे लेकर पजेसिव हो चुका था। आर्यन ईशा को 6 से 7 बार प्रपोज भी कर चुका था, मगर ईशा हर बार उसे टालती रही और अपनी इक्वेशन आर्यन के साथ ना बिगाड़ते हुए उसे बहुत प्यार से सीरियस रिलेशनशिप के लिए मना करके उसने उसके साथ सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप बनाए रखा।
ईशा के पास इतना काम आ रहा था कि उसे अपना एक अलग मैनेजर भी रखना पड़ा। उसका बॉन्ड प्रिया के साथ बहुत अच्छा था, मगर प्रिया के लिए भी 2 लोगों का इतना सारा काम संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत ढूंढने के बाद ईशा ने श्याम को अपने मैनेजर के रूप में रखा, जिससे उसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत आसान हो गई। मगर उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत से डिस्प्यूट्स होने लगे। प्रिया को तो ईशा के इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर आर्यन को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि जब तक प्रिया ईशा की मैनेजर थी तब तक उसे ईशा की हर बात की खबर मिला करती थी। पर अब उसे ईशा के शेड्यूल्स और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के बारे में कोई खबर नहीं रहती थी। पहले तो बार बार उसके प्रपोजल्स को टालते रहना और उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आने के लिए मना करते रहना, और उसके बाद ऐसे अपना मैनेजर भी बदल लेना, ये सब बातें आर्यन को बहुत इरिटेट कर रही थी। आर्यन ईशा से गुस्सा रहने लगा और उसका बिहेवियर उसकी तरफ बदलने लगा। आर्यन कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, मगर ईशा कुछ ना कुछ करके हर बार उसे मना लिया करती थी। कभी कभी आर्यन इतना इरिटेट हो जाता था कि उसका बिहेवियर अग्रेसिव हो जाया करता था। कभी कभी तो वो सेट पर ईशा के ऊपर बहुत जोर से चिल्ला भी दिया करता था, और ऐसा करने के कुछ ही देर बाद आर्यन कुछ ना कुछ प्रेजेंट देकर ईशा से प्यार से बात करके उसे मना भी लिया करता था। ईशा ने बहुत वक्त तक उसे समझने की कोशिश करी, मगर उसके बाद हार मानकर फाइनली उसने इस चीज को आर्यन का नेचर समझकर इग्नोर करना शुरू कर दिया। ईशा अभी भी ये फील करती थी कि उसका बॉलीवुड में करियर बनाने में आर्यन और उसके बाप कृष्णा कपूर का बहुत बड़ा हाथ है, और इसलिए काफी बार वो अपने आप को आर्यन का इरिटेटिंग नेचर झेलने के लिए लायबल समझती थी। उसके अंदर ये फीलिंग थी कि आर्यन के उस पर बहुत एहसान है, और इसी वजह से वो उसके साथ रिलेशनशिप खत्म करके उससे अलग नहीं हो पा रही थी। और इन सभी कारणों की वजह से इनका रिलेशनशिप 3 साल तक खिंचता चला गया। एक रात ईशा और आर्यन के घर पर उसके बेडरूम में साथ थे, और तब ईशा अपने ही कुछ ख्यालों में खोई हुई थी। वो अपने बगल में सोते आर्यन को देखे जा रही थी और खुद से ही कुछ न कुछ सवाल करे जा रही थी। आधी रात में जब आर्यन की नींद खुली और उसने ईशा को ऐसे परेशान देखा, तो वो उससे पूछता है, हे, आर यू फाइन? क्या हुआ, सोई नहीं? नथिंग, बस कल दुबई जा रही हूँ ना, वो रफी ब्रदर्स की फिल्म का शेड्यूल शुरू होने वाला है, तो बस इसी बारे में सोच रही थी। तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आई नो यू विल किल इट, और अभी व्हाट यू एक्चुअली नीड टू थिंक अबाउट इज मी। और ये कहकर आर्यन ईशा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। क्या आर्यन, वी जस्ट डिड इट, सो जाओ, गुड नाइट। अब तो मेरी नींद उड़ गई और इतनी आसानी से वापस भी नहीं आएगी। आर्यन फिर से ईशा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर ईशा ना जाने क्यों इस बार हल्का सा पीछे हो जाती है। आर्यन, सॉरी बट आई एम नॉट फीलिंग इट राइट नाउ। ईशा की ये बात सुनकर आर्यन पीछे होने के बजाय ईशा को गुस्से से घूरता है। उसको इरिटेट होता देख ईशा थोड़ी सी डर जाती है और आगे बढ़कर उसे किस करने लग जाती है। आई एम सॉरी। ईशा के सॉरी को इग्नोर करते हुए आर्यन उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कस के पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। देखते ही देखते वो एक बार फिर ईशा के ऊपर आ जाता है और उसके साथ इंटेंस मेकआउट करने लगता है। आर्यन के इस बर्ताव की तो ईशा को अब आदत हो चुकी थी, मगर इस वक्त उसे जो ख्याल परेशान किए जा रहा था वो ये था कि कल वो शूट के लिए दुबई जाएगी, जहां उसे पता है कि जेकब उसका इंतजार कर रहा होगा। जेकब से मिले उसे लगभग 3 साल हो चुके थे, और इन 3 सालों में उसने हर दिन उसके और जेकब के बेनाम रिलेशनशिप को भुलाने की कोशिश की थी। मगर अब दुबई में वो उसे कितना इग्नोर कर पाएगी, ये तो वो भी नहीं जानती। इंसान जिन सवालों से भागने की कोशिश करता है, जिंदगी अक्सर उसे उन्हीं सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगले दिन ईशा अपने शूट और जेकब से दोबारा मिलने के ख्यालों में खोई हुई एयरपोर्ट पहुंच जाती है और पूरे क्रू के साथ दुबई की फ्लाइट में बैठ जाती है। पूरी फ्लाइट के वक्त उसके दिमाग में यही चलता रहा था कि जब वो जेकब से मिलेगी तो उसे क्या कहेगी और उसे कैसे समझाएगी
कि क्यों उसने 3 साल तक जेकब से कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उसके दिमाग के एक कोने में जेकब से मिलने का डर था, तो दूसरे कोने में कहीं ना कहीं वो उससे दोबारा मिलकर बातें सॉर्ट आउट भी करना चाहती थी, जिससे वो उसे समझा सके कि इन 3 सालों में उसने उससे सारे रिश्ते क्यों तोड़ दिए। मगर वो इस वक्त जैसी रिलेशनशिप में थी, उसकी वजह से उसके लिए अंडरस्टैंडिंग लड़के एक मिथ बन चुका था, और इसलिए जेकब से मिलने के बारे में उसके दिमाग में सिर्फ खराब ख्याल ही आ रहे थे। देर रात 3:30 बजे उनकी फ्लाइट दुबई में लैंड करती है। दुबई लैंड करते ही ईशा के अंदर के सवाल बढ़ जाते हैं और उसे फ्लाइट से उतरने में भी डर लगता है। जैसे तैसे वो पूरे क्रू के साथ नीचे उतरती है और एयरपोर्ट से उन्हें डायरेक्टली उनके स्टे लोकेशन ले जाया जाता है। दुबई पहुंचते ही ईशा के मन में एक अजीब सा डर छा गया था और वो जेकब के बारे में सोच सोचकर घबराई जा रही थी। अपने लग्जूरियस से होटल रूम में चेक इन कर लेने के बाद ईशा अपने अगले दिन के सीन की तैयारी करने या सोने के बजाय सिर्फ कॉन्स्टेंटली अपना फोन चेक किए जा रही थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि जेकब को कैसे न कैसे पता चल ही जाएगा कि वो शूटिंग के लिए दुबई आई हुई है। अगले दिन से फिल्म का शूट शुरू होता है। फिल्म का एक मेजर चंक दुबई में दर्शाया जाने वाला था और इसलिए ये शूट कुछ 20 से 22 दिन तक चलने वाला था। ईशा शूट के पहले दिन ही बहुत खोई खोई सी थी और अपनी परफॉर्मेंस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से उसे बार बार रीटेक्स देने पड़ रहे थे। ऐसा बहुत कम बार होता है जब ईशा अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से अपने काम को अफेक्ट होने देती है, मगर आज वो चाहकर भी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। जैसे तैसे वो पहले दिन के शूट को मैनेज करती है और वापस अपने होटल रूम में चली जाती है। उस दिन उसे रियलाइज होता है कि इन सब डर और रिलेशनशिप्स के ऊपर उसका करियर है और वो इन सब का असर अपने काम पर आने नहीं दे सकती। इसलिए वो ये सब बातें भूलकर स्क्रिप्ट लेकर बैठ जाती है और अगले दिन का सीन रिहर्स करने लगती है। अगले दिन उसकी परफॉर्मेंस में काफी फर्क आने लगता है और वो अपने सारे डर भुलाकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने लगती है। उसके और पूरे क्रू के डिटर्मिनेशन की वजह से वो लोग 21 दिन का शेड्यूल 19 दिन में ही खत्म कर देते हैं। फिल्म का दुबई का शूट बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाता है। ईशा इस बात से बहुत खुश थी और अब सोच सोच कर हंसे जा रही थी कि वो बेफिजूल में ही इतना घबरा रही थी। जेकब को तो शायद पता भी नहीं चला कि कब उसका शूट शुरू हुआ और कब खत्म भी हो गया। अगली शाम 6 बजे की पूरे क्रू की वापसी की फ्लाइट बुक हो रखी थी और शूट शेड्यूल टाइम से पहले खत्म कर लेने की वजह से प्रोडक्शन ने दुबई में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। पूरे क्रू के साथ ईशा उस पार्टी को बहुत एंजॉय करती है और एंजॉयमेंट में सब लोग कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं। इस पार्टी से ईशा कुछ 2 से 3 बजे के बीच अपने रूम में वापस गई थी और वो इतने नशे में थी कि अपने रूम में वापस जाते ही सो गई। दुबई आने के बाद ये पहली बार था जब ईशा बिना किसी चिंता फिक्र के चैन से सो पाई थी। अगली सुबह कुछ 7:30 बजे ईशा के रूम पर कोई नॉक करता है, जिसकी वजह से उसकी नींद आधे में ही टूट जाती है। इतने ज्यादा हैंगओवर में उठने की वजह से उसका सिर बहुत ज्यादा दुख रहा होता है और इसी हालत में वो गेट खोलने जाती है। गेट के बाहर कुछ लोग खड़े थे जिन्हें ईशा बिल्कुल नहीं जानती थी और वो होटल के स्टाफ मेंबर्स भी नहीं लग रहे थे। डू आई नो यू? इस वक्त गेट क्यों नॉक करा? जेकब सर आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही ईशा का सारा हैंगओवर उतर जाता है और वो डरते हुए उनसे कहती है, हाँ, मेरी फ्लाइट है, मैं नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। आपकी फ्लाइट शाम 6 बजे की है, उससे पहले आपको यहाँ वापस छोड़ दिया जाएगा। अभी चलिए, जेकब सर आपका इंतजार कर रहे हैं। इस बात पर ईशा और कुछ बहाने नहीं बना पाई और ना चाहते हुए भी उसे उन लोगों के साथ जाना ही पड़ा। ईशा को बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर जेकब के दुबई वाले बंगलों पर ले जाया जाता है। जेकब के उस आलीशान बंगलों को देखकर ईशा फैसिनेट हो जाती है और जैसे जैसे वो उस बंगलों के और पास जाती है उसका डर और बढ़ता जाता है। गाड़ी से उतरकर जेकब का एक आदमी ईशा को जेकब तक लेकर जाता है
इस बड़े से बंगलों में चलते हुए ईशा के मन में न जाने कितने ख्याल चल रहे थे और अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो जेकब से मिलकर उसे क्या कहेगी। वो इंसान ईशा को बालकनी में ले जाता है जहां जेकब उसका इंतजार कर रहा होता है। फाइनली 3 साल बाद ईशा जेकब को देखती है। जेकब को देखकर ना जाने क्यों ईशा के अंदर का डर कुछ कम सा हो गया, क्योंकि अब वो 3 साल पहले जैसा नहीं दिख रहा था। वो पतला हो चुका था और पहले से कमजोर दिख रहा था। उसके बगल में जाकर ईशा चुपचाप खड़े होकर सामने समंदर के पास जेकब को देखती है। बहुत देर ऑकवर्डली चुपचाप खड़े रहने के बाद ईशा फाइनली डरते हुए कुछ कहने की कोशिश करती है। जेकब, वो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। शूट कैसा रहा? ईशा ने ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसलिए वो कुछ देर के लिए चुप सी हो गई। तुम जानती थी कि मैं यहाँ हूँ, फिर भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। मैं बेफालतू चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। आई नो कि हमारे बीच जो था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और कभी होना नहीं चाहिए था, पर पास्ट को कोई बदल नहीं सकता, मगर उसके बारे में बात कर लेने से पास्ट परेशान करना कम कर देता है। जेकब से ये सब सुनकर ईशा बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही थी और उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके मन से एक बहुत बड़ा बोझ सा हट गया है। ईशा की ओर देखते हुए जेकब ने कहा, लुक एट मी। ईशा जेकब की ओर देखने लगती है। तुम्हारे दुबई जाने से पहले एक आखिरी बार मैं तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलवाया। आई थिंक हमारे बीच जो भी था हमें उसे एक अच्छे नोट पर खत्म कर देना चाहिए। और ये कहकर जेकब ईशा की ओर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और ना जाने क्यों ईशा भी उसे नहीं रोकती। एक फाइनल गुड बाय किस के बाद जेकब अपने आदमियों को ईशा को फिर से होटल छोड़ देने के लिए कहता है और जाते जाते ईशा को एक आखिरी बात बोलता है। उम्मीद करता हूँ कि अब हम कभी ना मिले, पर हमेशा याद रखना कि तुम पर कुछ भी मुसीबत आती है तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। जेकब की ये बात सुनकर ईशा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट छा जाती है और उसी मुस्कुराहट के साथ वो वहां से चली जाती है। ईशा और जेकब आज बहुत अच्छा तो महसूस कर रहे थे, मगर इन सब के बीच उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि कोई बहुत दूर से उन्हें किस करते हुए उनका फोटो खींच रहा है और अब वही फोटो इंडिया में अपने फिल्म के सेट पर बैठा आर्यन अपने फोन में देखकर गुस्से से पागल हो रहा था। ये वही फोटो है जिससे डीबीआई को ईशा और जेकब के कनेक्शन के बारे में पता चला और ईशा इन सब प्रॉब्लम्स में फंस गई। इन सब में सोचने वाली बात यह है कि ईशा और जेकब का ये फोटो आखिरकार आर्यन के फोन से डीबीआई के ऑफिसर्स तक कैसे पहुंचा। दुबई से वापस आने के बाद ईशा बहुत खुश थी और इंडिया आते ही अपना शेड्यूल खत्म करने फिल्म सेट पर पहुंच गई। फिल्म सेट पर होने से उसे तो बहुत खुशी मिल रही थी, मगर आर्यन उसकी इस हरकत से अब और भी ज्यादा नाराज हो चुका था। वो बार बार उसे फोन कर रहा था, मगर फिल्म सेट पर होने की वजह से उसका फोन साइलेंट पर था और इसलिए वो उसका फोन नहीं उठा पाई। आर्यन अब और गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 2 से 3 ड्रिंक्स पीने के बाद वो अपनी कार स्पीड में भगाकर बिना कुछ सोचे समझे ईशा के सेट पर पहुंच जाता है। ईशा बीच शॉट में ही होती है कि उसे एकदम से सेट पर आर्यन गुस्से से चलता हुआ आता दिखाई देता है। उसकी तरफ नजर चली जाने की वजह से ईशा का कैमरा लुक खराब हो जाता है और शॉट को कट करना पड़ता है। ईशा आर्यन को देखकर सरप्राइज हो जाती है और हंसते हुए उसके पास जाती है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इंडिया आते ही यहाँ सेट पर आ जाऊंगी? मुझे और भी बहुत कुछ पता चला है तुम्हारी दुबई की ट्रिप के बारे में। आर्यन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आर्यन को चिल्लाते देख ईशा अपने आसपास देखती है और इतनी सारे क्रू मेंबर्स को अपनी तरफ घूरता देख वो आर्यन से दबी आवाज में कहती है, आर्यन स्टॉप क्रिएटिंग अ सीन हियर। चलो मेरी वैनिटी में जाकर बात करते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। आर्यन प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, चलो यहाँ से सब देख रहे हैं। आई डोंट केयर। तुम दुनिया भर में शूटिंग के नाम पर रंगरलियां मनाओ और यहाँ इंडिया आकर सती सावित्री बनने का नाटक करो। ये सुनकर ईशा घबरा सी जाती है
और अपने डर को अपने गुस्से में दिखाते हुए वो आर्यन से कहती है, "You are pathetic and I don't want to talk to you right now." But I want to. आर्यन की बात नजरअंदाज करते हुए ईशा अपनी वैनिटी की तरफ चली जाती है। आर्यन गुस्से में चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे जाता है और पूरा क्रू उन्हें क्लूलेस होकर देखता है कि अब इन दोनों की लड़ाई में वो लोग क्या करें। और इसी बीच में डायरेक्टर हताश होकर अपनी डायरेक्टर्स चेयर पर बैठ जाता है। ईशा जल्दबाजी में वैनिटी के अंदर घुसती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे आर्यन भी वैनिटी में घुसा चला आता है और वैनिटी को अंदर से बंद कर लेता है। उसे ऐसा करता देख ईशा इरिटेट होकर उससे कहती है, "आर्यन, why are you doing this? Why are you doing this? What am I doing?" Seriously? दुबई से सीधे सेट पर चली जाती हो, मेरे कॉल्स अवॉइड करती हो, मिलना अवॉइड करती हो और मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। आर्यन, मेरा शेड्यूल था, मुझे सेट पर आना पड़ा। ये डिले नहीं हो सकता था, एंड यू नो इट। कुछ दिनों में अगली फिल्म का तुम्हारा भी शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है। हम बहुत वक्त से इसकी तैयारी कर रहे थे। इन छोटी मोटी बातों की वजह से इसे खराब मत करो। छोटी मोटी बात? अब तुम्हारे लिए मैं छोटी मोटी बात हो गया। आर्यन, यू नो मेरा वो मतलब नहीं था। I exactly know कि तुम्हारा क्या मतलब था। अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ी बातें चल रही हैं। क्या कहना चाहते हो? क्या इम्पोर्टेंट और बड़ी बातें? बनो मत, मुझे सब पता चल चुका है। आर्यन, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या पता चला है तुम्हें? सीधे सीधे बताओगे प्लीज। तुम दुबई एग्जैक्टली क्या करने गई थी ये पता चल गया है मुझे। क्या करने गई थी? शूट के लिए गई थी। और क्या करने गई थी? अच्छा, शूट के लिए या ये करने? आर्यन अपना फोन निकालता है और उसमें ईशा और जेकब की किस करती हुई तस्वीरें ईशा को दिखाता है। तस्वीरें देखकर ईशा सहम सी जाती है और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। क्या हुआ? बोलती बंद सी हो गई तुम्हारी? ये करने गई थी ना तुम दुबई? आर्यन, आई कैन एक्सप्लेन। ये जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। There is nothing left to explain, you whore. How dare you see that? तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई? Were you spying on me? Yes, I was. अगर तुम्हारे जैसी कैरेक्टरलेस गर्लफ्रेंड हो तो ये सब करना पड़ता है। Aryan, you are crossing your limits. I am the one crossing the limits. Yes, you are. Shut up. तुम्हारी ये एक्टिंग बंद करो अब। I seriously feel like killing you right now. और ये कहकर आर्यन उसका गला पकड़कर उसे वैनिटी की एक दीवार की तरफ धकेल कर ले जाता है। What are you doing? You are hurting me. I know it hurts. It hurts a lot. Leave me, Aryan. Aryan, just leave me. आर्यन गुस्से में बहुत जोर से ईशा को वैनिटी के पलंग पर फेंक देता है और पलंग के कोने से उसके सर पर हल्की सी चोट लग जाती है। You bitch, I will destroy you. Just wait and watch. मैंने ही तुम्हें बनाया है और मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। और बस ये कहकर आर्यन वैनिटी से चला जाता है। ईशा डरते हुए पलंग से उठती है और कांच में अपना चेहरा देखती है। उसके सर पर चोट का निशान आ चुका होता है और उसके बाल पूरी तरह से बिखर चुके होते हैं। ईशा रोते हुए फाउंडेशन उठाती है और अपनी चोट को उससे छुपाकर एक बार फिर से सेट पर वापस चली जाती है। इस दिन के बाद ईशा ने कई बार आर्यन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उसने उसके किसी भी फोन या मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया था। इस बात से ईशा बहुत परेशान रहने लगी थी। ईशा ने अपनी पुरानी दोस्त और आर्यन की मैनेजर प्रिया से भी कांटेक्ट करके आर्यन के बारे में जानने की कोशिश की, मगर उससे भी उसे कुछ खास पता नहीं चला। प्रिया, मेरा आर्यन से बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज मेरे बिहाफ पर उससे सॉरी कहो और मेरी उससे बात कराओ। ईशा, मैं अभी उससे बात नहीं करा सकती। मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले कि आर्यन को डिस्टर्ब ना किया जाए। बट वो है कहाँ? आई गेस उसके फादर कृष्णा कपूर के घर पर। लेकिन उसके फादर के घर तो वो बहुत रेयरली जाया करता था। आई नो, और इसलिए मैं भी इतनी वरीड हूँ। 5 दिनों में उसका तुम्हारे साथ वाली फिल्म पर शेड्यूल भी शुरू होने वाला है, एंड आई डोंट नो कि वो वहाँ आ पाएगा कि नहीं। आई विश वो ठीक हो। आई विश दैट टू, एंड ट्रस्ट मी, उसके बारे में जो भी अपडेट्स मुझे मिलती रहेंगी वो मैं तुम्हें बताती रहूंगी। थैंक यू प्रिया, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। You know you don't have to thank me. मैकडॉनल्ड्स की एक सॉफ्टी में मैं पिघल जाऊंगी।
I know it's long due, but I promise, बहुत जल्दी we'll go and have your favorite ice cream. Waiting for that day. चलो take care. Bye. बाय। प्रिया के साथ फोन पर उसे कोई खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, मगर उसे हल्का महसूस हुआ। मगर अभी भी उसे ये चिंता सताई जा रही थी कि आर्यन किस हाल में होगा और क्या वो 5 दिन बाद सेट पर आ पाएगा। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब ईशा और आर्यन को फिर से एक बार एक सेट पर साथ में होना होता है। ईशा तो सेट पर टाइम से पहले ही आकर आर्यन का इंतजार करती है, मगर सेट पर आर्यन का कोई नामो निशान नहीं था और ना ही किसी की उससे बात हो पा रही थी। आर्यन अपने कॉल टाइम से कुछ 3 घंटे लेट हो चुका था और अभी तक उसका या उसकी मैनेजर प्रिया का कोई अता पता नहीं था। सेट पर ईशा के साथ हर कोई आर्यन के आने की उम्मीद छोड़ चुका था और तभी एकदम से प्रोडक्शन मैनेजर आकर डायरेक्टर को बताता है कि आर्यन आ चुका है और अपनी वैनिटी वैन में सीन के लिए तैयार हो रहा है। ये सुनकर हर किसी के चेहरे पर खुशी छा जाती है और ईशा उठकर उससे मिलने के लिए उसकी वैनिटी में जाती है। ईशा आर्यन की वैनिटी वैन में बिना कोई परमिशन लिए घुस जाती है और अंदर इतने दिनों बाद आर्यन को देखकर बहुत खुश होती है। Where have you been? I was trying to contact you for so long. मैं कितना डर गई थी तुम्हें पता है? ये अपनी एक्टिंग सीन के लिए बचा कर रखो और आइंदा से मेरी वैनिटी वैन में आने से पहले नॉक करना मत भूलना। आर्यन, are you still angry? आर्यन कपूर कुछ नहीं भूलता। मैं यहाँ सिर्फ ये फिल्म खत्म करने आया हूँ और कुछ नहीं। अपनी लिमिट्स में रहना, क्योंकि अगर मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस करी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नाउ गेट लॉस्ट। आर्यन की ये बात सुनकर ईशा वहाँ से चली जाती है और अब इन दोनों का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल रह जाता है। इन्होंने इस फिल्म पर काम करना तो चालू कर दिया था, मगर इनकी दूरियां हर किसी को साफ नजर आने लग गई थी। ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे आर्यन से दूर होने पर खुश होना चाहिए या उदास, क्योंकि प्यार तो वो उससे कभी भी बहुत ज्यादा नहीं करती थी, मगर वो अपने आप को हमेशा उसके एहसानों के तले दबा पाती थी और इसलिए वो इतने वक्त से इस रिलेशनशिप को खींचे जा रही थी। अब जब ये रिलेशनशिप फाइनली खत्म सा हो गया है तो उसे इस बात को सेलिब्रेट करने का मन तो था, मगर उसे क्या पता था कि वो अपनी ये आजादी सेलिब्रेट कर पाती उससे पहले ही उसे इसी सेट से डीबीआई अरेस्ट करके ले जाएगी और एक दूसरी जेल में बंद कर देगी। मेक श्योर आप एक भी वीडियो मिस ना करें, सारी वीडियोस देखें और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप उस प्लेलिस्ट को सेव करके रखें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।